नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो बहुत ही पर्सनल है। ये जातिगत भेदभाव की हकीकत से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो किसी की भी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। तो शुरुआत करते हैं इस एक बहुत जरूरी सवाल से। क्या परदादा के गलती की सजा पोते को दी जा सकती है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? कि क्या पुरानी पीढ़ियों के गलतियों का बोझ आज की पीढ़ियों को उठाना चाहिए? और सच कहें तो यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है, इसकी नींव है। कहानी के शुरू में जो लेखक हैं, उनकी सोच एकदम क्लियर है। वो मानते थे कि हाँ, ये जो जाति व्यवस्था है, ये इतिहास की एक बहुत बड़ी गलती थी। कुछ कह सकते हैं बुरे ब्राह्मणों ने इसे बनाया। वो इस बात को मानते तो थे, पर इसे अपने आज से, अपनी जिंदगी से, उससे जोड़कर नहीं देखते थे। उनके हिसाब से इस सिस्टम का जो सबसे बुरा असर था ना, वो तो बस पास्ट की बात थी, बीत चुका था। उन्हें लगता था कि भाई अब तो हालात काफी बदल गए हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। सिर्फ एक घटना और उनकी पूरी की पूरी सोच हिल जाती है। उन्हें एक ऐसी कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, लेखक ना अब तक एक तरह के कंफर्ट जोन में जी रहे थे। उन्हें पक्का यकीन था कि ये छुआछूत जैसी जो बुरी प्रथा है वो अब खत्म हो चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर अचानक से हकीकत उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। उनके ही एक दोस्त के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका वो यकीन, वो भरोसा एक झटके में टूट जाता है। अब ये सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी बात नहीं रह गई थी। ये उनके सामने की सच्चाई थी, एकदम जीती जागती। इस घटना के बाद तो लेखक के मन में जैसे सवालों का एक तूफान ही आ गया। वो खुद से, समाज से ऐसे ऐसे मुश्किल सवाल पूछने लगे जिनका जवाब देना या सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो इस पूरी उथल-पुथल के बाद उनके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है? आखिर दलित समाज चाहता क्या है? सुनने में ये सवाल शायद आसान लगे, पर है बहुत गहरा। और इसका जवाब वो भी उतना ही सीधा और गहरा। कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, सिर्फ एक सम्मानजनक जीवन। बस सम्मान से जीने का हक, एक ऐसी जिंदगी जहां इज्जत हो। जरा सोच कर देखिए, कैसा महसूस होता होगा जब किसी को भरी सभा में आरक्षण वाला कहकर पुकारा जाए। लेखक असल में इसी तरह के रोजमर्रा के अपमानों की बात कर रहे हैं। वो छोटी छोटी बातें, वो चुभने वाले ताने जो लोगों को सहने पड़ते हैं। और फिर वो एक और बड़ा सवाल उठाते हैं, ये क्यों मान लिया गया है कि कुछ जातियों का काम सिर्फ टेंट लगाना और दूसरों की सेवा करना ही है? ये सवाल ये सीधा समाज की उन जातियों से है जो खुद को ऊंचा मानती हैं। अब तक तो सवाल जवाब चल रहे थे, पर अब लेखक की सोच एक एक्शन में बदलती है। अब बात सिर्फ सोचने या सवाल पूछने की नहीं रह जाती, बल्कि कुछ करने की होती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही घर में एक पुरानी प्रथा को चैलेंज किया। इसके लिए उन्होंने दो काम किए। पहला, जो कुमारी कन्या भोज की रस्म होती है उसे बदला, और दूसरा, उस भोज के लिए सिर्फ दलित समुदाय की लड़कियों को ही बुलाया। ये एक बहुत ही पावरफुल, एक सिंबॉलिक कदम था। और वो साफ साफ कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस कदम से आप मेरे घर खाना पीना छोड़ देंगे। इस एक लाइन से उनका पक्का इरादा पता चलता है। वो ये क्लियर कर देते हैं कि अपने उसूलों के लिए वो किसी भी सामाजिक अंजाम का सामना करने के लिए तैयार हैं। और अब हम आते हैं लेखक के सफर के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल पड़ाव पर, एक ऐसी जगह जहां वो सुलह और माफी की कोशिश करते हैं। इस पूरे अनुभव के बाद लेखक खुद को एक नई पहचान देते हैं। वो कहते हैं, आज मैं मानवतावादी जरूर बन गया हूं। अब वो खुद को किसी जाति से नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखते हैं। एक ऐसा इंसान जो ह्यूमैनिटी में, मानवता में यकीन रखता है। और फिर वो ये कहते हैं, दलित समाज से मैं अपने पुरखों की करनी पर माफी मांगता हूं। आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। यहाँ वो बहुत सीधे तरीके से, बहुत विनम्रता से और पर्सनली माफ़ी मांग रहे हैं। ये किसी और की तरफ से नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से है, अपने पुरखों के कामों के लिए। और ये वाकई एक बहुत हिम्मत वाला कदम है। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करेंगे जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या एक व्यक्तिगत माफ़ी एक सामूहिक घाव को भर सकती है? ये एक इंसान की कहानी हमें एक बहुत बड़े सामाजिक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या सुलह की शुरुआत इसी तरह के छोटे छोटे पर्सनल कदमों से होती है?